हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा सफ़र रहेगा सेलवा जंगलों की पूरी रेंज की तरफ हम लोग आज जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको सेलवा के जंगलों के बारे में जितनी हो सकेगी जानकारी दूंगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने सफ़र पे। ये हम बलरामपुर की गलियों से निकलते हुए बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। हमें आज बाज़ार से कुछ ज़रूरी सामान भी खरीदना है। कुछ हमारे दोस्त भी सफ़र हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनको भी हम वहाँ से लेते हुए निकलते हैं। तो चलिए, आज हम सेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जा रहे हैं, जहाँ हम आज मेहमान होंगे सेलवा के जंगलों के लिए काम करने वाली मशहूर एक्टिविस्ट निहारिका जी, जिन्होंने सेलवा के किनारे अपना तपोवन नाम से एक रिजॉर्ट बना रखा है। ये मेरे छोटे भाई हैं सचिन, पहले ये भी वरिष्ठ संपादक थे, फिलहाल ये डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करते हैं। अब हम जा रहे हैं अपने मित्र राकेश जी को लेने के लिए। राकेश जी को यहाँ से हम लेके फिर सेलवा के जंगल के सफ़र के लिए निकल पड़ेंगे। राकेश जी भी वरिष्ठ संपादक हैं और एक बहुत अच्छे अखबार के लिए काम कर रहे हैं। ये राकेश जी कुछ जरूरी सामान खरीदते हुए आज हमने ड्यूटी इनकी लगा रखी है। जो भी परचेजिंग होगी, खाने पीने का जो भी सामान होगा, और राकेश जी की जिम्मेवारी है। राकेश जी ले रहे हैं सामान को। ये रेलवे लाइन है जो बलरामपुर के बीच में से होकर निकलती है। यही रेलवे लाइन दिल्ली को जाती है, और ये रेलवे लाइन से आगे हम गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद की तरफ निकल जाते हैं। वैसे तो आज हमें निमंत्रण है निहारिका जी का, फिर भी हम कुछ ज़रूरी सामान ले जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग आज सेलवा के जंगलों में जा रहे हैं, तो हम नहीं चाहते किसी चीज़ की वहाँ कमी रहे। तो फिलहाल तो हम कुछ साग सब्जी और कुछ ब्रेड और मक्खन साथ लेके चल रहे हैं। ये हम लोग अब राप्ती नदी को क्रॉस कर रहे हैं। राप्ती नदी को क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुँचेंगे कौवापुर स्टेशन। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने आज की तारीख में गांव तक जाने की हर रोड जो गांव से जुड़ी हुई हैं, सब बहुत ही बढ़िया बना दी हैं। ये अब हम लोग कौवापुर स्टेशन पहुंचने वाले हैं। सामने आप देख सकते हैं कि एक ट्रेन खड़ी है। लास्ट टाइम भी जब मैं आया था 4 साल पहले, तो ट्रेन जहाँ थी वहीं की वहीं खड़ी है। फिलहाल इसके बारे में तो मेरे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ट्रेन हमने 4 साल पहले भी यहाँ देखी थी, और आज भी ये ट्रेन स्टिल यहीं खड़ी है। तो चलिए, स्टेशन हमने क्रॉस कर लिया है, अब हम आगे निकलते हैं अपना सफ़र जारी रखते हुए।
यहाँ से हम लोगों को अपने एक और मित्र को लेना है जिनका नाम है संजय जी। वैसे तो वो लैब टेक्नीशियन है, फ़िलहाल उनकी रिटायरमेंट की समय आ चुका है और वैसे वो बहुत बड़े भूभाग के मालिक भी हैं, काफ़ी खेती बाड़ी को देखते हैं। तो इनको यहाँ से लेते हुए फिर हम अपना सफ़र आगे जारी रखेंगे। फ़िलहाल यहाँ खेती इस समय गेहूँ और गन्ने की हो रखी है और जुलाई अगस्त के अंदर यहाँ खेती चावल की जाती है। चावल में किस्म आती है काला नमक। अगर आप अमेज़ॉन पर सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि काला नमक का जो रेट है 250 से 300 रुपये पर केजी के हिसाब से है। वो सिर्फ इसी बेल्ट में आपको मिलेगा और बताते हैं लोग कि काला नमक अपने आप में बहुत ही स्वादिष्ट चावल है। बड़े अचरज से देख रहे हैं गिम्पल को, क्योंकि सादगी आज भी गांव में बहुत बरकरार बनी हुई है। आज भी गांव के लोग शहरों जैसे नहीं हैं, कुछ चीज़ों से वो आज भी अनजान हैं। तो बच्चे बड़ा आनंद ले रहे हैं। जब उनका वीडियो बन रहा था तो बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था, उनके लिए बड़ी नई सी चीज़ थी। कई बच्चे तो खड़े हो गए देखने के लिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं गाड़ी के अंदर। तो अपना सफ़र जारी रखते हुए हम लोग अब आगे चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आज संजय जी कुछ रास्ते से भटक गए हैं। फ़िलहाल तो वो हमारे मार्गदर्शन के लिए आगे आगे ही चल रहे हैं और हम लोग लगता है कि मेन रोड छोड़ के नरूने गांव में आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज संजय जी हमारे को कहाँ कहाँ ले जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आज जिनका हमारे को निमंत्रण आया है उनके रिज़ोर्ट के पास एक डैम भी है, जो कि रिज़ोर्ट से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और जब वह डैम पानी से भर जाता है तो दिसंबर और जनवरी के महीने में आपको यहाँ तरह तरह के जानवर और साइबेरिया से आए हुए कई तरह की बर्ड्स भी देखी जा सकती हैं, जिनकी फ़ोटोग्राफ लेने के लिए देश और विदेश से बहुत सारे फ़ोटोग्राफर्स यहाँ आते रहते हैं। गांव से होते हुए हम अब आगे निकल रहे हैं। संजय जी आज हमारे मार्गदर्शक बने हुए हैं। लगभग अब हम जंगल के बहुत पास हैं। अब हम जंगल के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ से सोइलवा रेंज, पूर्वी सोइला रेंज यहाँ से चालू हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं और ये सब पेड़ जो हैं शीशम और सागवान के लगे हुए हैं। वैसे तो इन पेड़ों की काफ़ी चोरी होती है यहाँ पर फिर भी यहाँ के रेंजर्स इनको बचाने के लिए बहुत प्रयास करते रहते हैं।
वैसे इन जंगलों में काफ़ी औषधियाँ भी पाई जाती हैं तथा जानवरों में लेपर्ड, जंगली सुअर, सियार, हिरन और काकड़ तथा सांपों की कई प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं, जो कि खीरबन डैम के पास आप लोगों को गर्मियों में पानी पीते दिख जाएंगे। खीरबन डैम इस जगह के लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि इसके पानी से यहाँ के जंगल और खेत खलिहान फल फूल रहे हैं। संजय जी कभी धीमे हो रहे हैं, कभी तेज हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि संजय जी सोच रहे हैं कि कहीं हम जंगल में भटक तो नहीं गए हैं, पर कुछ भी हो अब हमें रास्ता तो यही पकड़ना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है जंगल से बाहर निकलने का। चाहे जंगल में हम लोग रास्ता भटक गए हों, पर आज इन जंगलों से निकलने का एक अलग ही आनंद हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। बहुत अद्भुत लग रहा है कि इन जंगलों से हम लोग निकल रहे हैं। ये जिस रोड पे हम लोग चल रहे हैं, ये सरकारी विभाग द्वारा बनाई गई कच्ची रोड है। इसके ऊपर सरकारी विभाग से रेंजरों की गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, जो कि रात के समय गश्त पे निकलते हैं, वो इस रोड्स का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो इन रोड्स पे आने के लिए परमिशन चाहिए होती है, पर हम लोग रास्ता भटक गए थे तो हम लोग फ़िलहाल इसी रोड से निहारिका जी के फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। इन जंगलों को पार करते हुए हमको कहीं नाले भी पार करने पड़े। अभी तो उन नालों में पानी नहीं था, कहीं था भी तो कहीं बहुत कम था, पर बरसातों में ये नाले अपने पूरे उफान पर होते हैं। संजय जी की गाड़ी यहाँ स्लो हो गई है। मुझे लग रहा है कि संजय जी फिर रास्ता भटक चुके हैं और तलाश रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति इस रोड के ऊपर उनको मिल जाए कि जिससे वो रास्ते की आगे जानकारी प्राप्त कर सकें। पर लग नहीं रहा कि हम लोगों को यहाँ पर कोई आदमी मिलेगा क्योंकि घना जंगल है। तो फ़िलहाल तो हमने निहारिका जी के यहाँ पे फ़ोन करके अनवर जी से लाइव लोकेशन मांगी है। तो अनवर जी की लाइव लोकेशन के लिए हम वेट कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी नेटवर्क की भी इशू है यहाँ पे एयरटेल के नेटवर्क के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। और अगर आप लोग कभी इस जगह आएँ तो जियो का सिम आप लोग साथ लेके चलें क्योंकि जियो के नेटवर्क यहाँ पर बहुत बढ़िया आता तो यहाँ एयरटेल का भी है, पर एयरटेल का नेटवर्क कहीं की जगह पे आके कट जाता है क्योंकि हम ऑलमोस्ट इंडिया के बॉर्डर पे हैं। नेपाल की दूरी सिर्फ यहाँ से 9 किलोमीटर है। आप लोगों के लिए या किसी के लिए भी ये एक वॉकिंग डिस्टेंस ही माना जाएगा कि आप वॉक करते हुए नेपाल बॉर्डर तक जा सकते हैं।
ये अब हम लोग फार्म हाउस पहुंच चुके हैं। फार्म हाउस का रास्ता कच्चा ही रखा गया है कि गांव की फील हमेशा इसमें बनी रहे। सामने हमारे को 2 डॉग्स नज़र आ रहे हैं। वैसे लास्ट टाइम मैं आया था तो यहाँ पे 3 डॉग्स थे। डॉग्स का रखने का कारण यहाँ पर यह है कि ये फार्म हाउस जंगल के किनारे बना हुआ है और यहाँ जंगली जानवरों का आना बना रहता है, उनका खतरा बना रहता है। ये सामने रेजिडेंस है निहारिका जी का और इसके आसपास में गेस्ट के लिए कुछ कमरे बना रखे हैं। इस तपोवन में केले की और कई तरह की सब्जियों की मॉडर्न तरीके से खेती भी की जाती है। सोलर एनर्जी के वाटर पंप्स लगे हुए हैं। बिजली को बचाते हुए सोलर एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर गीजर्स भी सोलर एनर्जी से चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी सोलर एनर्जी से यहाँ पर प्रोड्यूस की जा रही है। तो काफ़ी मॉडर्न तरीके से इस फार्म हाउस को मेंटेन किया जा रहा है। सामने लेफ्ट हैंड साइड पे भोलेनाथ जी का मंदिर बना रखा है और राइट हैंड साइड पे जो 2 बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, ये दोनों बिल्डिंग्स गेस्ट के रहने के लिए। वैसे तो यहाँ पर बच्चों के ग्रुप्स भी आते हैं और बच्चों के ग्रुप्स के लिए काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है, क्योंकि जो बच्चे नेचर से प्यार करते हैं उनके लिए जगह बहुत ही अच्छी है। तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट्स और काफ़ी अच्छी व्यवस्था बच्चों के आने के लिए भी यहाँ रखी गई है। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये कुआं है, यहीं से पूरे फार्म हाउस में पानी की पूर्ति होती है। वैसे और भी जगह समरसीबल पंप लगे हैं, सोलर एनर्जी के पंप भी यहाँ लगे हुए हैं जो सोलर एनर्जी से चलते हैं। ये सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये एक छोटा सा म्यूज़ियम बना रखा है। इस म्यूज़ियम के अंदर यहाँ के गांव की जो भी हस्तशिल्प से रिलेटेड चीज़ें हैं वो रखी गई हैं, प्लस यहाँ जो जानवर इस जंगल में पाए जाते हैं उनके फुटप्रिंट्स भी रखे गए हैं। तो इस बिल्डिंग के साथ साथ होते हुए हम लोग अब जा रहे हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हमारे को आपको 2 कॉटेजेस मिल जाएंगे। वो लकड़ी के कॉटेजेस आप देख सकते हैं दूर कोने में बने हुए हैं। ये दोनों लकड़ी के कॉटेजेस जंगल के बिल्कुल किनारे पे हैं और इसका फ़ायदा यहाँ पर आने वाले बर्ड वॉचर्स को मिलता है, क्योंकि निहारिका जी ने बर्ड वॉचर्स को बहुत प्रोत्साहन देती हैं और बर्ड वॉचर्स इन्हीं कॉटेजेस में आके रहते हैं। और जंगल के किनारे होने के से बर्ड वॉचर्स को फ़ायदा ये मिलता है कि अर्ली मॉर्निंग उठ के जो बर्ड्स बाहर से आती हैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं। ये सामने जो खेत है ये सारा अरहर की दाल का खेत है और इस खेत में अगर आप सुबह 8 बजे या 7 बजे आते हैं तो आपको जंगली मुर्गियों के झुंड नज़र आएंगे। ये जो ब्राउन जैकेट में खड़े हैं ये अनवर जी हैं। ये यहाँ के कहें तो प्लम्बर भी हैं और इलेक्ट्रीशियन भी हैं और सुपरवाइज़र भी हैं। सारा काम यही देखते हैं यहाँ पे, जो भी बिल्डिंग से रिलेटेड काम होता है। और
हम लोगों की सारी व्यवस्था भी अनवर जी के हाथ में थी। पंजा का निशान है मिट्टी पर। अच्छा तो ये सब देखो, ये शेर का है। शेर के सब शेर है। तो ये जो म्यूज़ियम है, अब हम लोग म्यूज़ियम की तरफ आ चुके हैं। अनवर जी ने म्यूज़ियम हमारे लिए खोल दिया है। छोटा सा म्यूज़ियम है, बहुत ही प्यारा है। और ये टाइगर है, वो लेपर्ड है। आपको ये फुटप्रिंट्स मिल जाएंगे, लेपर्ड के, लाइन के, ये सारे फुटप्रिंट्स यहाँ पर संजो के रखे गए हैं। अनवर जी बता रहे हैं कि टाइगर अब नहीं यहाँ पे हैं, क्योंकि पुराने टाइम में टाइगरों का शिकार होते होते टाइगर अब यहाँ लगभग विलुप्त हो चुके हैं। अब हम उन लोगों को यहाँ पर टाइगर नहीं मिलता है। अगर होगा भी तो एक का टाइगर होगा, वो भी कहते हैं कि कभी कभी दिखता है। फ़िलहाल तो कई सालों से वो टाइगर भी नज़र नहीं आया है। बाकी यहाँ हाल फिलहाल में लेपर्ड बहुत ज़्यादा हैं। रात के तकरीबन 8:30 बज चुके हैं। अब हम लोगों ने अनवर जी से कह के यहाँ पर आग की व्यवस्था करी है, क्योंकि ठंड फार्म हाउस पे बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो हमने आग का सहारा लेते हुए यहाँ पे अपने आप को गर्म किया। खाने की व्यवस्था यहाँ पर निहारिका जी की तरफ से बहुत बढ़िया थी, बहुत उम्दा थी। और यहाँ का जो स्टाफ है वो भी बहुत हेल्पिंग है। आज निहारिका जी खुद तो नहीं थी फार्म हाउस पे, पर निहारिका जी ने अपने स्टाफ से कह के हमारे रहने और खाने पीने की बहुत ही बढ़िया व्यवस्था करवाई हुई थी। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी फिल्मी हस्तियाँ भी आ चुकी हैं, और यहाँ पे फॉरेन से भी कुछ ग्रुप्स आते हैं, इंडिया से भी कुछ ग्रुप्स आते हैं जो नेचर लवर होते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो यहाँ पर आके रहने का खूब आनंद लेते हैं। अगली सुबह में 7:30 बजे उठ चुका था। सबसे पहले मैं ही उठा था। उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा घूमा जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ऊपर भी रूम्स बने हुए हैं और नीचे भी रूम्स बने हुए हैं।
चलिए अब आपको जो व्यवस्था हमारे लिए रात को की गई थी, ये जो रूम्स हमारे को प्रोवाइड कराए गए थे, आपको ये रूम दिखाते हैं। ये बैठक है, यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट है, कम से कम 6-7 लोग आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। और एक रूम यहाँ पर है लेफ्ट हैंड साइड पे, एक राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड वाला मैं यूज़ कर रहा था। चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं रूम। बहुत सिंपल से रूम बना रखे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये रूम्स। आप देख सकते हैं बिल्कुल गांव की शैली में यहाँ पर काम किया गया है। सिंपल सा बाथरूम है, सिंपल से यहाँ टॉयलेट्स बने हुए हैं, बहुत साज सज्जा नहीं की गई, नेचुरल रखा गया है इसको। कोई भी मॉडर्न चीज़ें नहीं लगाई गई कि आपको गांव का फील यहाँ से हटे। लकड़ी के ही देखिए आपके पास कपड़े टांगने के स्टैंड्स हैं, हुक्स बने हुए हैं। ये यहाँ से बाहर का व्यू है। ये का दूसरा रूम है। फिलहाल तो हमारे दोस्त इस समय सो रहे हैं, उठे नहीं। हम लोग जल्दी उठ गए थे तो इनकी लाइट बंद करके मैं निकल चुका हूँ बाहर। इन दोनों रूम्स और सेटिंग एरिया के अंदर जो भी फर्नीचर बना हुआ है वो यहाँ के लोकल लोगों से बनवाया गया है, और जो उनके स्टाइल में बनता है, लकड़ी का काम करते हैं वो जिस स्टाइल के अंदर, उसी तरीके से यहाँ का फर्नीचर भी बनवाया गया है कि पूरा का पूरा जो आपको फील आएगा वो एक आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल एक गांव में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये सामने जो आपको सीटिंग अरेंजमेंट दिख रहा है वो ग्रुप्स के लिए है, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे बच्चे भी आते हैं तो उनके लिए वो सीटिंग अरेंजमेंट बनाया गया है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको वॉल दिख रही है ईंटों की बनी हुई और पिलर्स लगे हुए हैं। इसमें केचुए पाले हुए हैं। केचुए हमारी खाद बनाने में काफ़ी काम आते हैं। जो भी पत्ते यहाँ पेड़ों से गिरते हैं वो यहीं रखे जाते हैं और केचुए उनको खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। हमने यहाँ पर आके ट्रैक्टर चलाने का भी खूब आनंद लिया। ये हमारे भाई साहब जो मेरे साथ दिल्ली से बलरामपुर आए हैं, इन्होंने यहाँ ट्रैक्टर चलाया।
कनौर भाई यहाँ के होलसेल हैं इंचार्ज। जो ज्ञान इनके पास है मुझे लग नहीं रहा कि आसपास किसी का होगा। कनौर भाई क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारे को शहरों में तो नहीं मिलती। जब आप गांव देहात के अंदर आते हैं तो इन सब चीज़ों का मज़ा आप यहीं ले सकते हैं। इस फार्म हाउस पे हम लोगों को 2 पेड़ मिले जिन पे आंवले लगे हुए थे। एक देसी आंवलों का पेड़ था, एक नॉर्मल आंवले का पेड़ था। देसी आंवले साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, ये बड़े वाले आंवले हैं। तो अनवर जी ने ये भी हमारे को साथ में दिए। जब हम लोग वापस गए तो हम ये आंवले भी साथ में लेके गए यहाँ से। पिछली रात हमारी बहुत ही बढ़िया गई, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट यहाँ हो रखा था। अब हमारी वापसी का समय आ चुका है। अनवर जी को अलविदा कहते हुए हम लोग अब वापस निकल रहे हैं। हमें फिर से वही नाला पार करना है। आप देख सकते हैं कि ये व्यू कितना अच्छा है। आधे समय तो शायद आपको नहीं दिखा होगा, पर ज़्यादा समय देखें आपको नाला भी दिखाते हैं, जिस नाले के अंदर बरसातों के अंदर पानी बिल्कुल भर जाता है। ये गेट से बाहर निकलते हुए आप देख सकते हैं कि चीज़ों को बरकरार वहीं रखा गया है। कोई भी चीज़ को बनाया नहीं गया, डेवलप नहीं किया गया, उसको कोई मॉडिफिकेशंस नहीं की गई। जैसे रास्ता काटा गया था कईयों साल पहले, वैसे ही रास्ता बना हुआ है। कुछ कच्चा है, कुछ पक्का है। कंक्रीट की कोई रोड नहीं है, थोड़ी सी ईंटें डाल के रोड बनाई गई है। ये नाला है, जिस नाले को हम पार करेंगे। ये पानी बरसातों में भर जाता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक दिन इस नाले को हम पार नहीं कर सकते क्योंकि पानी खूब उफान पे होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि आपको मेरी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इस चैनल के माध्यम से वो कैसी आपको इन्फॉर्मेशन लगी। और आने वाली वीडियोस के ऊपर आप बने रहें। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो लगातार मिलते रहेंगे, उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।